अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी टाइप्स देखी थी और फिर हमने ऑर्डर और डिग्री देखी थी। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, लीनियर और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। कंसेप्ट भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि पेपर में कैसे लिख के आना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन देखेंगे, बाद में सॉल्यूशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर डेरिवेटिव ऑर्डिनरी हो तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर डेरिवेटिव पार्शियल हो तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन मैथमेटिक्स में a differential equation, a linear differential equation, a linear differential equation is a differential equation. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डेट इज डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया गया है, डेट इज डिफाइंड बाय आ, ये इसको ना हम चले इससे लिख देता हूँ, फाइंड बाय आ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि डेट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। लिखने पे टाइम ज़ाया हो गया, नेक्स्ट टाइम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डेट इज डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया गया है बाय अ लीनियर पोलिनोमियल, एक लीनियर पोलिनोमियल से। ठीक है, डेट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डेट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। वो किस फॉर्म की होंगी, तो हम एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इस फॉर्म की हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ए नॉट एक्स वाई प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई डबल डैश, और ये ऐसे प्लस सोन चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा ए एन एक्स वाई एन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, ये nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं वेयर यहाँ पे हमारे पास ए नॉट एक्स से लेके ए एन एक्स तक, ठीक है, और बी ऑफ एक्स, ये सारे आर आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल फंक्शंस, differentiable functions that do not need to be linear and y dash से लेके y nth डेरिवेटिव तक are the successive derivatives of चलिए डेरिवेटिव्स ही रहने दें, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल से डिफाइन की जाती है। ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म है ए नॉट एक्स वाई प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई डबल डैश प्लस
ये करता 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 ए एन एक्स वाई एन एस डेरीवेटिव इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ए नाट से लेके ए नाट एक्स से लेके ए एन एक्स तक और बी एक्स सारे जो फंक्शंस हैं ये कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये डिफरेंशिएबल हो, यानी कि इनका डेरिवेटिव लिया जा सके। ठीक है, और ये लीनियर हो या ना हो, लीनियर हो या ना हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या हो कि वो उनका डेरिवेटिव लिया जा सके, यानी कि डिफरेंशिएबल हो। और जो हमारे पास डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ये तो वाई सादा ही आया, अब ये वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, ये जो है ये सक्सेसिव डेरिवेटिव्स हो, यानी कि इनका डेरिवेटिव जो है वो सक्सेसिव हो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म थी जिसमें वाई को डिपेंडेंट माना गया और एक्स को इंडिपेंडेंट मान के चला गया। नेक्स्ट, अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और तरीक़ों से भी जान सकते हैं, यानी कि अब लिखने में टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, तो स्पीड तेज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि यहाँ पे इस तरीके से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक जैसा ही है, इसका और इसका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगी अगर y की पावर और इसके डेरिवेटिव की, यानी कि y की और y डैश की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इक्वेशन है उसमें y की जो पावर है वो 1 आनी चाहिए। नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि y के साथ उसका डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन ये है कि y जो है वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस है। अगर हम 3 कंडीशंस को लेके चलें तो तकरीबन यही फॉर्म हमारे पास बनेगी। ये इन जनरल फॉर्म है और इसी फॉर्म्स में से हमने ये 3 कंडीशंस निकाली हुई हैं। अगर हम देखें तो y और इसके डेरिवेटिव की उसका कोई भी डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड होगा, nth होगा, इनकी अगर पावर देखें तो पावर 1 ही है, सभी की पावर 1 ही है। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव की और y की भी पावर 1 ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, y की पावर 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की पावर 0, तो 0 भी हो सकती है, 1 पावर भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और y मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, तो y अकेला है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव अकेला है, सेकंड डेरिवेटिव अकेला है, nth डेरिवेटिव अकेला है। ठीक है, यहाँ पे y की पावर 0 अकेला है, तो मल्टीप्लाई ना हो रही हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन है नो ट्रांसकेंडल फंक्शंस इन y में कोई भी ट्रांसकेंडल फंक्शन ना हो, यानी कि लोग वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक इन्वर्स, कोई भी फंक्शन यहाँ देखें तो सिंपल फंक्शंस हैं। ठीक है ना, कोई भी साइन नहीं आ रहा, कोई भी लोग नहीं आ रहा, एक्सपोनेंट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 लाइंस हैं हमारे पास, एग्जांपल्स। अब यहाँ पे तो मैंने y लिखा है ना, तो y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x भी हो सकता है, पर वहाँ पे शर्त होनी चाहिए कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है ना, x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो। z भी आ सकता है, z डिपेंडेंट वेरिएबल हो फिर। ठीक है ना, तो एग्जांपल देखें तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे -x इज इक्वल टू sin x लिख लेते हैं। अब मैंने पूछना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। पहले देखें, y की पावर जो है, y और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, ठीक हो गया, पहली कंडीशन ठीक हो गई। नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, y और इसका डेरिवेटिव कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई। कोई ट्रांसकेंडल फंक्शन में y नहीं आ रहा, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है लेकिन x में है, y में कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो वो आ गया e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई 2x। इसको अगर हम देखें तो y का डेरिवेटिव आ रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1, पहली कंडीशन ठीक हो गई। y और उसके डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई। ट्रांसकेंडल फंक्शन है तो सही, लेकिन ये x में है, y में नहीं है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, को x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस y इज इक्वल टू a की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो
वाई की पावर कितनी है 1, वाई की फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1 है, कंडीशन 1 ट्रू हो गई। कंडीशन 2 क्या थी, वाई और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। यहाँ वाई अकेला है, यहाँ वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, सारे अकेले हैं, दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई। तीसरी कंडीशन देखें, कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे वाई में, तो यहाँ पे एक्स में ट्रांसडेंटल फंक्शन है, वाई में नहीं है, तो तीसरी कंडीशन में ठीक है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल पे आप थोड़ा सर्च करने हो जाइएगा, मज़े की है। तो dx/dy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अगर हम इन तीन कानूनों को देखें, इन तीन कंडीशंस को देखें, तो y और इसके डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, यहाँ पे 2 पाई जा रही है, पहली कंडीशन गलत होगी। ठीक है, नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, y और इसके डेरिवेटिव, यानी कि दूसरी कंडीशन ठीक है क्योंकि y अकेला आ रहा है यहाँ भी। ठीक है ना। तीसरा ये है कि ट्रांसडेंटल फंक्शन में y ना आए, तो यहाँ पे y आ गया, तो ये थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, पहली और तीसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो मतलब तो ये होना चाहिए था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y के, तो यहाँ पे हमने x वाली चीज़ें देखनी है। ठीक है, यानी कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किस में आ रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में नहीं है, ये x में है। तो इसका मतलब यहाँ x में देखनी है, क्या x और x के डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है, तो ये x का डेरिवेटिव है पावर 1 है। ठीक है, पहली कंडीशन ठीक हो गई। क्या x और इसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कहीं भी नहीं हो रहे, दूसरी कंडीशन भी ठीक होगी। x में कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, y में तो मौजूद है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है x में, y में नहीं। अब हमने चेक करना अब x में। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन x में है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उम्मीद करता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, बनाना। ठीक है, तो फार्मल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनती है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स, इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो हम जान लेते हैं। ठीक है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या आती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसी की बजाय जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसी की बजाय जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं इनकी, तो हमारे पास क्या आती हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। अब फैमिली ऑफ कर्व्स किस बला का नाम है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स में आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। फैमिली ऑफ कर्व्स, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज़ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं आपको बताऊं तो y इज़ इक्वल टू mx। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास m की कीमत 1 है, अगर हमारे पास m की कीमत 1 है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। ठीक है, अगर m की कीमत हमारे पास -1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। ठीक है, अगर m की कीमत जो है वो 2 है, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। यानी कि इसी तरह m की कीमत जिस तरह वेरी करते जाएंगे, वैसे ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती जाएगी, और इनको हम कर्व्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हुई, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, m की कोई भी कीमत हो सकती है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो है, स्ट्रेट लाइंस आई जा रही, क्योंकि m जो है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है,
और जब वैल्यू कोई भी हो सकती है तो स्ट्रेट लाइन भी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं, अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन पे लिए हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा ग्राफ देख लें, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर तो हमारे पास आर की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 रेडियस का ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे आएगा सर्कल। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 3 होगी तो ये हमारे पास ऐसे आएगा रेडियस। आर की वैल्यू 4 होगी तो ये हमारे पास ऐसे आएगा रेडियस सर्कल, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आर की जितनी और जैसी वैल्यूज़ होंगी हमारा ग्राफ भी और सर्कल भी हमारे पास उतने ही ड्रा होते जाएंगे। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। जब हम इस फैमिली ऑफ कर्व्स को यानी कि फैमिली ऑफ लाइंस को या फैमिली ऑफ सर्कल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। या डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद दोबारा फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इनको इसमें लेके आओ, और कोई क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे कि इनको इनमें लेके आओ, ठीक है। तो पहले हम इसी पे रहते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, फॉर्मेट करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x के हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास आ गया, ये कांस्टेंट था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये वैसे ही रहा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, ये y डी ओवर डी एक्स बन गया। तो dy ओवर डी एक्स का आंसर आ गया m। क्या हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? हमने तो कहा था कि इसका डेरिवेटिव ले डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, तो ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, m इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ठीक है। ये x उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो dy ओवर dx का आंसर आ गया y ओवर x। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि ये भी फैमिली ऑफ सर्कल है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो पहली बात, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस ये आएगा 2y और dy ओवर dx, ठीक है। और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया 2x प्लस 2, यानी कि 2 उधर जाके 0 हो गया, तो ये हमारे पास x यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें कोई भी, अगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता होता तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल के उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते। अगरचे इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा तो यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। इसके अलावा ना एक और तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का, वो होता है फंक्शन के थ्रू। तो हम उसको देखते हैं और वो किस तरीके से होता है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आए जी, हम अब तरीका देखते हैं फ़ंक्शन का। अगर हम एक फ़ंक्शन लें, फ़ंक्शन कैसा लें, तो यहाँ पे x और y में हमने एक फ़ंक्शन ले लिया f ऑफ x ऑफ y, और यहाँ पे हमने ले लिए साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स c1 c2 और सो ऑन करता करता cn इज़ इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। ये हमने ले लिया। नहीं तो यहाँ पे भी कोई, ठीक है, ये ले लिया। अब ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व ही होगी क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट यानी कि ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे और लेते जाएंगे कितनी दफ़ा हमने लेना है, जितने इसमें कांस्टेंट्स हैं, अगर इसमें n नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स हैं तो हम इसका n दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमने nth टाइम इसका डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव लेते गए, ये ठीक है। और यहाँ पे जितने भी बाकी कांस्टेंट बचते हुए
यहाँ पे जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचते हुए तो फिर हम उनको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि उनको ख़त्म करेंगे। और ख़त्म कैसे करेंगे, बाकी जो पीछे हमारे पास इक्वेशंस आएंगी या बाकी जो भी होंगे वहाँ से वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। दोबारा सुन लें, एक फंक्शन है उसमें n नंबर ऑफ n हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम उतनी ही दफ़ा जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव n कांस्टेंट से n दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। अब जितने भी अंदर कांस्टेंट बचेंगे उनको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, पीछे वाली इक्वेशंस या इन ऊपर वाले फंक्शन से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी एल एन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली। अगर हम इसमें देखें तो कितने कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स। तो इसका मतलब कि हम कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। पहले 1 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ठीक है, फिर 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, फिर तीसरी दफ़ा, और फिर हम चौथी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना। और जो चौथी दफ़ा डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसमें जितने भी कांस्टेंट्स आते हुए तो उन कांस्टेंट्स को इसकी और इसकी मदद से हम उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि वहाँ से ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन हम आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। ये हमारे पास 9.1 मैथमेटिकली मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब एक और मज़े की बात, जब हमने ये इक्वेशन का 4 दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे डिग्री, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है ना, जितनी दफ़ा हमने डेरिवेटिव लिया होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो 4 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 4 होगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम उतनी ही दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हम उतनी ही दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, और वही हमारा ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इससे साबित हुआ कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन आए उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पीछे एग्जांपल एक सॉल्व करके आए थे, यानी कि ये देखें ना, तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो एक ही ऑर्डर है। यहाँ पे देखें तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव एक दफ़ा ही लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक छोटा सा मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, यानी कि यहाँ तो आपको पता चल गया ना कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों उतने ही डेरिवेटिव्स आते हैं हमारे पास, उतने ही यानी कि उतना ही डेरिवेटिव का ऑर्डर आता है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देता हूँ, तो वो आप लोग करिएगा। तो चलिए जी, हमने स्टार्ट कर लिया इसको। तो क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 गोज़ x प्लस C3 माइनस C4 e की पावर x प्लस C5। तो इसने कहा कि C1 C2 C3 C4 और C5 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है। ठीक है, ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखने में तो आ रहा है 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसका ऑर्डर 5 होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रिटिकल क्वेश्चन है, सोच के करने वाला। तो ये दोनों आपस में प्लस होके एक ही कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि ये बन गया C और ये cos x प्लस C3, यानी कि ये हमारे पास प्लस होके एक ही चीज़ बन गई। ठीक है ना, एक ही कांस्टेंट बन गया। अब ये माइनस C की पावर 4 और e x की पावर x प्लस C की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं
सी की पावर 4 और ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर सी की पावर 5। ठीक है, ऐसा लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब वाई इज इक्वल टू सी कोज ऑफ एक्स प्लस सी की पावर 3 और माइनस ई हमारे पास क्या होता है, आइलर कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक मिलके नया कांस्टेंट बना देंगे जिनको हम एम का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसको हम एम का नाम। अब हम देखें तो इसको मजीद सोल्व ही नहीं कर सकते, इसमें एक ये कांस्टेंट आ रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सोल्व करने के बाद 3 बन गए और 3 ही इसका ऑर्डर है, यानी कि हम इसको 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे ना कि 5 दफ़ा। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर अब 3 है। अब डायरेक्ट नहीं आपने कह देना करना कि 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं तो इसका ऑर्डर 5 होगा, बल्कि उसको सिंप्लीफाई सोल्व करके तो देखें कि कितने हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको ना इनके रिलेटेड 3 पॉइंट लिखाता हूँ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट्स लिख लें जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये देखें तो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना कम कहें उससे भी ज़्यादा, यानी कि जितना ज़्यादा कहें उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नंबर 1 ये है कि एवरी फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि जो भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स दी गई हो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हों, उसकी अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि उसको डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव लेके उसकी हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और वो यूनिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनको सोल्व करके इस इंडिपेंडेंट में लेके आ गया, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो ऑर्डर है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स के। ठीक है, वो वाली इक्वेशन के। नेक्स्ट आता है फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो हम चलें जी, हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व दी गई, उसका हमने डेरिवेटिव लिया और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो आती है उसमें जितने भी कांस्टेंट बचते हों हमने उसको एलिमिनेट करना होता है, यानी कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से पाक हो, उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आता हो। इसकी एग्जांपल हम पीछे सोल्व करके आए थे, ये देखें ना कि इसमें हमारे पास डेरिवेटिव ले लिया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा था, तो हमने इसको ख़त्म करना था तो हमने इसको एलिमिनेट किया, यहाँ से वैल्यू एम की निकाली और यहाँ पुट कर दी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, जितने कम का यानी कि जितना ज़्यादा कहीं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 3, तो लाजमी इनको याद रखिएगा। अगर आप उर्दू में इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा इसको बोल के दिखा देता हूँ। जितने जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी होंगे उतनी ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और नोट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा हो तो सबसे पहले इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होती है। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हों तो वो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आ रहे हो तो वो जनरल सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। चलें जी, यानी कि सोल्यूशंस की बात हो रही है तो अब हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में अब हम बात करते हैं। सोल्यूशन का तो आपको पता होगा, यानी कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन, तो इसके सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, यानी कि सोल्यूशन जो है तो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है जनरल सोल्यूशन, एक हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक हमारे पास आ जाता है सिंगुलर सोल्यूशन। अब ये क्या होते हैं, कौन सी बलाओं के नाम है, ये हम देखते हैं। जनरल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रही हों,
अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसा जनरल सोल्यूशन जिसके हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दें, उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, यानी एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी सोल्यूशन नहीं आता, नॉट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है, तो वो सोल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हों, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रही हो, तो हम उसको जनरल सोल्यूशन कह रहे हैं। और अगर हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे दें और एलिमिनेट कर दें, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आ रहा हो और ना ही हम उनको एलिमिनेट कर सकें, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों की हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, पहले दो वाले को, तीसरों को छोड़ दें, तो वो आपके लेवल का भी नहीं है फ़िलहाल, वो नेक्स्ट जाएंगे हम तो फिर देखेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि पीछे आपको बता के आए कि फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव, और हमने डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स बनानी हो तो हम उस वक्त इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से अगेन यहाँ पे जाना है। ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी मैंने, फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू mx ली थी। ठीक है। तो इसको सोल्व भी किया था, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आई थी, y ओवर x आई थी। ठीक है। ये हम सोल्व करके आए थे, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें ना, y इज इक्वल टू mx लिया था, तो ये हमारे पास dy ओवर dx ये आ गई थी। अब इससे हम दोबारा ये बनाएंगे, यानी कि इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये जी इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, यहाँ भी इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट हमने इंटीग्रेट नहीं करना, तो इंटीग्रेट ऐसे नहीं किया जाता, पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स है इक्वल टू वाई ओवर एक्स है। तो जैसे हम क्लास सेकेंड ईयर में 3.8 में शायद, या 3.9 या 3.10 में ये करके आए थे कि यानी देखें कि ये वाई वाली एक साइड पे एक्स वाली एक साइड से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी कि 1 ओवर वाई डी वाई हो गया, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स 1 ओवर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ ये लेंगे इंटेग्रल। ठीक है। इंटेग्रल लिया तो इसका 1 ओवर वाई का इंटीग्रेशन एल एन वाई, और एक्स वाले का एल एन एक्स, और ये प्लस एल एन सी। ठीक है। एल एन सी या आप एल एन एम कह दें। ठीक है। एल एन एम कह दिया हमने। तो ये हमारे पास देखें तो ये एल एन वाई, यहाँ पर लोग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये आएगा एल एन एम एक्स, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स। ठीक है। ये देखें, इसकी हमने सबसे पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो यहाँ से ये चीज़ बनाई थी, यानी कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो इसमें हमारे पास m जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, ये सोल्यूशन हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें और y की वैल्यू 1 पुट कर दें। ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो इस वक्त अगर हम देखें तो y इज़ इक्वल टू यानी y को छोड़ें तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है। अब इस m की वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट करें तो y इज़ इक्वल टू, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्या किया हमने, x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 1। ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू m, x की जगह 2, तो m की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई। अब ये 1 ओवर 2 इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x आ गई। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन x और y में आया, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो की समझ आई होगी। तो थोड़ी सी ना हम समरी देख लें। तो चलिए जी, आज के लेक्चर की हम समरी बयान करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए।
ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पाया जाता है तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाता है तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो डिग्री होती है, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ऑर्डर होता है और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस फॉर्म को फॉलो करती है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको फॉलो करती है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने और साथ हमने ये भी कहा कि ये जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ये फंक्शंस ये आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो, यानी कि ये फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, लीनियर ना भी हो, क्वाड्रेटिक हो, क्वार्टिक हो, क्यूबिक, जो मर्जी फंक्शंस हो, तो लेकिन ये डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना। इसके अलावा ये कि ये जो जहाँ पे जो हम डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ये सक्सेसिव डेरिवेटिव्स हो वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, फिर हमने कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उसकी पावर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर और इसके डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा ना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जो है वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यानी कि वाई जो है वो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में ना आए। इसमें पावर 1 पहली कंडीशन ठीक हो गई, यानी कि 1 से ज़्यादा पावर नहीं है। वाई के अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दूसरी कंडीशन दुरुस्त हो गई। कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, यहाँ पे है लेकिन ये एक्स में है, वाई की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बात आई तो इसमें देखें अब हमने ये एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब ये 3 कंडीशंस एक्स के लिए चेक करनी है और 3 कंडीशंस एक्स के लिए चेक की तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। फैमिली ऑफ कर्व्स होती हैं, उनका डेरिवेटिव लें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो दोबारा फैमिली ऑफ कर्व्स बन जाती हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती हैं, तो 2 एग्जांपल्स ली थी, एक स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ कर्व्स और एक फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ कर्व क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स, एम की जो वैल्यूज़ होंगी उतनी ही लाइन्स बनती जाएंगी, लाइन्स की एक स्ट्रेट लाइन्स की एक फैमिली आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह सर्कल की हमने एग्जांपल ली थी कि सर्कल का रेडियस इसकी जितनी मर्जी वैल्यू रखें आर की तो हमारे पास उतने ही रेडियस के सर्कल्स आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे एम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इससे ये ग्राफ बनाया हमने, ये फैमिली ऑफ कर्व है। और फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ से हमने डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमने सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की डेरिवेटिव लेके। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व था, डेरिवेटिव लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, तो उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उतनी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे थे, यानी ये पहला दूसरा तीसरा करते करते nth आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे थे, तो हमने n दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाकी बच गए हों उनको हम एलिमिनेट करते हैं। यानी कि देखें ना, तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m आ रहा था, एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है तो इसको हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसी तरह इसमें जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उतनी ही दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद अगर कोई कांस्टेंट बचा तो उसकी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली, y इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी एल एन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, 1 2 3 4 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, 4 दफ़ा डेरिवेटिव लिया। अब अगर इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचता हो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करेंगे इन चीज़ों की मदद से। ठीक है ना, यानी इन इक्वेशंस की मदद से उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखें, जितनी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है और उतना ही ऑर्डर होता है। अगर हमारे पास 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं तो हम 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ 4th वाला डेरिवेटिव मौजूद होगा।
और वही हमारे पास ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे nth कांस्टेंट से nth दफ़ा हमने डेरिवेटिव लिया और इसका ऑर्डर कितना होगा? n नहीं, ठीक है। जितनी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं उतना ही ऑर्डर होगा और हम डेरिवेटिव उतनी ही दफ़ा लेते हैं जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो इसका कहा गया था ऑर्डर फाइंड करें। तो अब 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर 5 होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों को प्लस किया, एक कांस्टेंट बन गया। तो इसकी पावर को लहदा किया, ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट बन गए, यानी कि इनको सोल्व करके 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बने। तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और इसका ऑर्डर 3 होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ 3 जो कि आपने याद रखने हैं। तेज़ी से चल रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने पूरी डिस्कशन लेनी है या पूरी डिटेल देखनी है तो लेक्चर शुरू से देखना पड़ेगा, यहाँ तो समरी ही बयान की जाएगी। एवरी फैमिली ऑफ कर्व्स हैज़ इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। हर फैमिली ऑफ कर्व का अपना ही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये नहीं कि दो फैमिली ऑफ कर्व्स की एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन आए, ऐसा नहीं होता। हर फैमिली ऑफ कर्व की अपनी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, अगर आएगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको हमने एलिमिनेट किया, यानी उसकी वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट बात हमारे पास आई सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन भी हो सकता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी, सिंगुलर सॉल्यूशन भी। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं, अगर हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एलिमिनेट हो जाते हैं वो, और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। और एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है कि जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आते। ये देखें कि अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, डेरिवेटिव लें, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करें, फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगी, और इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास y = mx था, इसको हमने सोल्व करते हुए dy/dx = y/x बना लिया था, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी दी थी, ठीक है ना। ये फैमिली ऑफ कर्व थी, डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब हमने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी कि dy/dx = y/x से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये dy/dx = y/x था, तो पहले हमने dy वाली अलहदा की, d यानी कि ये था ना, तो y इधर आके डिवाइड करवा दिया और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, x वाली एक तरफ, y वाली एक तरफ हो गई। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया ln y = ln x + ln m। कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, मैंने m लगा दिया। तो यहाँ से लोग की प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लोग से कैंसिल हुआ, y = mx आ गया, ठीक है। ये देखें y इसको किया तो दोबारा y = mx आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, बट m जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा हो तो वो जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो y की वैल्यू 1 रख दी, x की 0, तो y की पावर 1, y की वैल्यू 1 और m वैसे ही, x की 2, तो यहाँ से m की वैल्यू 1/2 आ गई, y की वैल्यू m की वैल्यू 1/2। अब हम y की पावर m 1/2 दोबारा इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा y = 1/2x। अब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा, बल्कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।